से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, कौन जवाब देता है ये भी देखना होगा। ठीक है अमित पांडे, आपके पास लौटेंगे, शुक्रिया इस फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त दिनेश नयन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, अफगानिस्तान की स्थिति से तो आप रूबरू होंगे, लेकिन जिस तरीके से अटैक लगातार हो रहे हैं, पहले बम धमाके हुए, अब मिसाइल अटैक किया गया है रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? और आपको लगता है कि आईएसके की ही ये एक और बड़ा अटैक उनकी तरफ से किया गया है? देखिए, आईएस के यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन और तालिबान के बीच की ये जंग जो है, ये दिन पर दिन आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। कारण ये है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन चाहता है कि यहाँ पे खलीफा वो अपना बिठाए, लेकिन बीच में अमेरिका से बात करके तालिबान बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से अफगानिस्तान पे काबिज हो चुका है। दूसरा मेरा मानना ये है कि आप तुर्की का रोल इसमें जरा मेन देखिएगा। अगर आप देखें सीरिया के अंदर इडलिब जो शहर है वो तुर्की के बिल्कुल बॉर्डर पे है, जिसको एक अलकायदा का एक गुट उस इडलिब शहर के ऊपर आज भी अपना वर्चस्व लेकर के बैठा हुआ है और वहां पे राज कर रहा है। लेकिन 7 से 10 के करीब वहां कैंप चल रहे हैं, बड़े बड़े कैंप, और उन कैंप में कौन है? आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उनको मदद कौन कर रहा है? पूरा सपोर्ट कौन दे रहा है? तुर्की। प्रेसिडेंट अर्दोगन की क्या इच्छा है? वो चाहते हैं खुद खलीफा बनना। अगर आपको याद हो तो उन्होंने तालिबान को एक वो दिया था, प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका के जाने के बाद काबुल के ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ये जो मिसाइल अटैक हुआ है उसमें 2 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नुकसान हुआ है, लोगों की जान को नुकसान पहुंचा है। 2 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, 3 लोग घायल हुए। एक बार फिर से दिनेश नयन का हम रुख कर लेते हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। दिनेश जी, देखिए लगातार लोगों को टारगेट करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। आपको लगता है कि अब स्थिति इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो चुकी है कि अब वहां पर कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? अगर वहां पर राज किसी का चलेगा तो वो है आतंकी संगठन ही। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, कहिए अपनी बात। जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो अभी हालात वहां पे बनते जा रहे हैं ये बिगड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि इनमें कोई सुधार होने वाला है। चाहे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन के ऊपर अमेरिका अटैक करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए इसमें गेम बहुत बड़ा है। अभी अर्दोगन साहब जो है 16 तारीख को अचानक से 600 सैनिक तुर्की के कहां चले गए थे, तो 26 अगस्त को जाके डिक्लेयर किया कि सब इराक में आ गए हैं। अब ऐसा क्या कूटनीति खेला गया तालिबान के साथ कि तालिबान ने उनको कहा कि एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट का पूरा अमेरिका के जाने के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल तो तालिबान करेगा, लेकिन इसका टेक्निकल कंट्रोल इराक करेगा। आप समझिएगा, इराक ही है इराक नहीं, तुर्की है जो मेरे हिसाब से अर्दोगन जो है ये पूरा गेम खेल रहा है। आईसिस उसके इशारे पे काम कर रहा है। आप तुर्की को जिम्मेदार मानते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जी.जे. सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपको क्या लगता है, ये आतंकी हमले जो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को टारगेट करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, आखिर क्या सोच है? क्यों इस तरीके से लोगों को कत्लेआम उनका किया जा रहा है, उन्हें उनकी जान ली जा रही है? आपको लगता है कि अब आतंकी संगठन पूरी तरीके से अपने पैर पसार चुके हैं, क्योंकि वहां पर राज अगर किसी का चलेगा तो वो है तालिबान या फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान? देखिए, ये जो अटैक हुआ है, ये एक, मैं समझता हूं कि विशियस साइकिल शुरू हो चुका है अफगानिस्तान के अंदर। क्योंकि पहले जब हमला किया तालिबान, आईसिस, इस्लामिक स्टेट खुरासन ने अपने एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसके बदले के अंदर अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया और उसके अंदर 2 उनके जो मेन फैसिलिटेटर, जहां उनके प्लानर थे, वो मारे गए। इसके मरने के साथ फिर वो मैदान में उतरे, उन्होंने उसका बदला लेने के लिए दोबारा ये हमला किया है। और ये हमला जो किया गया है, ये हम देख रहे हैं कि एक उनका जो मिसाइल था, जो रॉकेट था, वो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर गिरा है जी। इससे बिल्कुल साफ पता लगता है कि उनके पास इतने प्रिसीजन गाइडेड
इक्विपमेंट नहीं है, मिसाइल सिस्टम्स नहीं है, जो ये गिरा है रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर, ये उनका एक जिसे कहते हैं टारगेट को मिस किया है। उनका टारगेट जो था वो था एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पे अमेरिकन फोर्सेस बैठी हुई हैं, जहां पे वो आज उनका सेकंड आई थिंक परसों तक वो चले जाएंगे, उनका एवैक्यूएशन का जो प्रोग्राम है जहां पे वो इकट्ठे हुए हैं, उनके ऊपर मारने का था कि उनको मैक्सिमम कैजुअल्टी उनकी की जाए, मगर वो कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास वैसा जो मिसाइल होती है वो नहीं थी। लेकिन सर तो मेरा सवाल अब भारत के संदर्भ को लेकर होगा, क्योंकि वेट एंड वॉच की पॉलिसी इस वक्त भारत सरकार अपना रही है। आपको लगता है कि अभी भी इसी स्टैंड पर कायम रहना चाहिए भारत को? हाँ जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि ये तालिबान जो है जो कहता है वो ग्राउंड पे करता है या नहीं। क्योंकि अगर हम देखें इनका जो लेकिन सर अब तो वक्त बचा ही नहीं है, तालिबान की सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी है। हाँ जी, उसमें फर्क किस चीज का इंतजार करना होगा? आप कह रही हैं, मगर फिर भी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो वहां पे गवर्नमेंट आती है उसके साथ दूसरे देशों का क्या व्यवहार होता है, वो कैसे डील करते हैं, क्योंकि अभी ये एक पॉलिटिकल रियलिटी बन चुकी है दुनिया के अंदर, जिसके थ्रू हमें अभी नेविगेट करना पड़ेगा। ये एक ऐसी बात बन गई है कि पॉलिटिकली नेविगेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दूसरा रशिया, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, बिल्कुल, यानी कि अभी बहुत सी ऐसी परिस्थितियों को भारत को देखना होगा, नजर बनानी होगी। दिनेश नयन जी, आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि अब देखिए अशरफ गनी के वापस आने की खबरें भी सामने आ रही है कि वो वापस आ सकते हैं, तो ऐसे में वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही भारत सरकार को अपनानी चाहिए या फिर किसी तरीके का कोई एक्शन होना चाहिए? क्योंकि अभी तक भारतीय नागरिकों को उनको इवैक्यूएट करने के लिए प्रोसेस तो लगातार जारी है, लेकिन अब फिलहाल ये प्रोसेस धीमा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में भारत का स्टैंड इस वक्त क्या कुछ होना चाहिए? देखिए रितिका, ये बहुत बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि आज का तालिबान के साथ में अमेरिका का रुख जो है वो काफी नरम है, वो पहले जैसा नहीं है। हो सकता है कि दोहा के अंदर जो मीटिंग हुई थी और जिसमें एक एंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्म करने के बारे में रखा गया था बात, जो कि तालिबान ने उस टाइम पे मानी भी थी, मुल्ला ब्रदर ने, तो अब जो सिचुएशंस बनती जा रही हैं ग्राउंड के ऊपर, पंजशीर के ऊपर जो है तजिक खिलाफ हो रहे हैं, उज़्बेक खिलाफ हो रहे हैं, हजारा कम्युनिटी पे तालिबान के कुछ लड़ाकों ने आउटर एरियाज में काफी जुल्म किए, वो खिलाफ हो रहे हैं। उसके बाद पश्तून रह गए ये लोग, तो अब इनका कैसे गठजोड़ बने? तो शायद जैसे कि पहले से ही हमीद करजाई और अब्दुल्ला जो है वहां पे पहले से प्रेजेंट है काबुल के अंदर, उनकी मीटिंग्स भी इनके साथ में हुई हैं, तो शायद अब यह एक इक्वेशन बनती हो कि एक ऐसी गवर्नमेंट का फेस बनाया जाए जो कि दुनिया को एक्सेप्टेबल हो, बट इनके ऊपर चाहे वो हेबतुल्ला खुनजादा कंट्रोल कर रहा हो या फिर मुल्ला ब्रदर, लेकिन असली कंट्रोल रहेगा इन लोगों के पास। अब इस सिचुएशन के अंदर आईसिस को ये पसंद नहीं आ रहा, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन को, बिकॉज वो चाहते थे कि वो कब्जा करे। अब उनके पास जो भी हथियार उनके हाथ में आ गए, रॉकेट सिस्टम्स हो या ड्रोन्स हो, अब देखिए इतनी टेक्निक तो उनके पास, टेक्निकल लोग तो उनके पास है नहीं, जैसे कि अभी आपको बता रहे थे। तो उन्होंने एम किया होगा, क्योंकि 2/3 एयरपोर्ट के ऊपर अभी तालिबान को सिक्योरिटी कंट्रोल अमेरिका ने दे दिया है आज सवेरे तक। सिर्फ एक कॉर्नर के अंदर जहां पे अमेरिकन के जो सोल्जर्स हैं वो घट के करीब 400 के करीब रह गए हैं, वो भी धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। तो उनको एम किया गया हो, टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं है, तो लाजिम सी बात है ये टोटल टेक्निकल वर्ल्ड है और वो मिस होकर के सिविल एरिया में जाके गिर गया। बट इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन इतनी आसानी से, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में तालिबान मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है तो वो भी अमेरिका की वजह से हो रहा है, क्योंकि 20 साल पहले जिस तरीके से तालिबान की यहाँ पर स्थिति थी उसे कम करने के लिए ही अमेरिका की सेना वहां पर पहुंची थी। लेकिन देखिए अब किस तरीके से जल्दबाजी में अपनी सेना को वापस करवाना है, वापसी उनकी करवानी है। तो ऐसे में ना तो अफगानिस्तान की जनता के बारे में सोचा गया और ना ही वहां की स्थिति के बारे में सोचा गया। जी जय सिंह जी, देखिए ये जो आप कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन था उसने ऐसे सोचा नहीं था कि इतनी तेजी से तालिबान आ जाएगा, क्योंकि तालिबान की जो स्पीड हुई है
काबुल को हाथ में लेने की ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट हुई है। ये किसी भी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट ने या गवर्नमेंट ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भाग जाएंगे, ऐसे लड़ेंगे नहीं बिल्कुल। हाँ, और उसी के बाद स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। और अब देखिए किस तरीके से वहां पर कत्लेआम हो रहा है। 26 तारीख को सीरियल ब्लास्ट हुए, आज एक बार फिर से रेसिडेंशियल एरिया को टारगेट करते हुए लोगों की जान ली गई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।